नमस्कार। हमारी राजभाषा हिंदी। हिंदी एक ऐसी भाषा, अगर संपूर्ण देश में जनसंख्या के आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, न केवल भारत में बल्कि वैश्विक पटल पर अगर आप आबादी के हिसाब से देखेंगे तो तकरीबन 65 से 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी को भाषा के तौर पर प्रयोग में लेकर के आते हैं। अगर क्रम संख्या के आधार पर देखें, अंग्रेजी, चीनी और इसके बाद तीसरे स्थान पर हिंदी का नाम आता है, जो कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन इन सब के बावजूद हम हिंदी को राजभाषा तो मानते हैं, कहते भी हैं, सम्मान भी करते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर हम अपना स्टेटस भी लगाते हैं, सोशल मीडिया पर हम इस बात की खुशी भी जाहिर करते हैं कि हम आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहे हैं। इतर इसके 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं, लेकिन शायद ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब कुछ केवल सोशल मीडिया तक या फिर दिवस मनाने तक ही सीमित रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है साथियों कि सब कुछ हम अपने हिंदी के लिए करते हैं, बावजूद इसके आम बोलचाल में भी या किताबी प्रयोग में भी हम देखते हैं कि हिंदी के अंतर्गत जब बात उच्चारण की आती है तो बड़ी सारी अशुद्धियाँ देखने को मिलती है। हम हिंदी का सम्मान करते हैं, हिंदी हमारे लिए गर्व की बात होती है, बावजूद इसके जब बारी प्रयोग की आती है तो हम इसमें कई सारी अशुद्धियाँ करते हैं, जो आगे चल करके हमारे लिए ही मजाक का एक जरिया बन जाता है। आज हम चर्चा करने के लिए ऐसे ही बिंदु पर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 90% लोग हिंदी का उच्चारण अशुद्ध क्यों करते हैं। हिंदी वर्तनी में क्या वजह हैं जिसके चलते कमियां रह जाती हैं, त्रुटियां रह जाती हैं और हम इसे गलत उच्चारित कर लेते हैं। साथियों, आज का यह वीडियो ऐसे सभी परीक्षाओं के लिए भी समर्पित है जिनकी परीक्षा में हिंदी वर्तनी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे हम बात कर लें बीपीएससी एईडीओ की बात कर लें, बीपीएससी टीआरई की बात कर लें, या फिर यूपी में होने वाली अलग अलग परीक्षाओं की बात कर लें। साथियों, पीसीएस स्तर तक की परीक्षाओं में हिंदी से जब प्रश्न पूछा जाता है तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी वर्तनी से प्रश्न आप सभी को देखने को मिलता है। आज हमारा चर्चा का बिंदु यह है कि आखिर अशुद्ध क्यों बोलते हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो कि अशुद्ध बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निपुण को निपुण कहते हैं, लेकिन उसका शुद्ध उच्चारण निपुण होता है। प्रवीण को प्रवीण बोलते हैं, लेकिन माना जाता है कि उसका शुद्ध उच्चारण आपका प्रवीण होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके विषय में अगर बात की जाए तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि देखने को मिलती है और फिर हम परीक्षा हाल में अपने एग्जाम में उत्तर करने के दौरान गलती कराते हैं। तो आइए आज की अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर कीजिएगा और हमें फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथियों, सबसे पहले जिस हम अशुद्धि की बात करने चल रहे हैं, इसमें ना और अड़ संबंधी अशुद्धि की बात है। साथियों, ब्रजभाषा और अवधी की अगर हम बात करें, अगर हम ब्रजभाषा और अवधी की बात करें साथियों, मैं थोड़ा सा साइड से इस सेशन को लेता हूं जिससे आपको विषय वस्तु दिखता भी रहे। साथियों, अगर ब्रजभाषा और अवधी की बात करें तो यहां बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि ड़ के स्थान पर ना का प्रयोग होता है, किंतु जब हम खड़ी बोली में आते हैं तो साथियों यहां पर ड़ के स्थान पर ना का प्रयोग नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चर्चा के दौरान कहते हैं कि ता थ द ध न यानी कि ता वर्गी ना तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ट ठ ड ढ अड़ यानी कि टा वर्गी ना भी कहते हैं। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि यदि आप ऐसा करते हैं तो यह एक अशुद्धि है। टा वर्गी ना नहीं होता है, बल्कि उसे हम ट ठ ड ढ अड़ा कहते हैं। जैसे हमने कहा राणा, हमने कहा निपुण, हमने कहा प्रवीण। साथियों, यहां पर ला का उच्चारण करना है, ना कि हमें ना का उच्चारण करना है। ध्यान ये रखना है कि कई सारी जगहों पे आप तत्सम तद्भव के बीच में जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ना और ला के शुद्ध प्रयोग को ध्यान में हम नहीं रख पाते हैं। लेकिन जब तत्सम और तद्भव के बीच में आप ना और ला का प्रयोग कर रहे हो तो वहां पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा राम और अयन, इनको जोड़ करके रामायण बन जाता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या होती है कि राम और अयन को हम जोड़ते हैं जहां अंत में ना दिखाई पड़ रहा होता है, लेकिन जब हम उसका परिवर्तन करते हैं, संधि करते हैं, तो वहां पे अड़ा हो जाता है। साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी इस प्रकार की चीजें आए, मूर्धन्य शा की बात किया जाए, रा की बात किया जाए या री की बात किया जाए, इनके बाद अगर कहीं भी ना आता है और इनका आप मेल करने जाते हैं तो साथियों आपका जो ना है वह अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि राम और अयन, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो अयन में अंत में जो ना है
वह आपका बदल करके अड़ा हो जाता है, जिसे हम रामायण कहते हैं। साथियों, ऐसे ही हम कहते हैं कि संस्कृत के जिन भी मूल धातुओं में अड़ा होता है उससे बने शब्दों में अड़ा ही हमेशा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथियों, अड़ा संबंधी कुछ शब्द यहां पर दिए गए हैं जिनके विषय में आपको जानना जरूरी है। हम कहते हैं प्रमाण की बात कर लें, उत्तरायण की बात कर लें, आकर्षण की बात कर लें, राक्षस गण की बात कर लें, गुण की बात कर लें, दुर्गुण की बात करें, सगुण की बात करें। साथियों, ऐसे सभी शब्द हैं जिनमें अड़ा का उच्चारण आपको करना होता है। इसके साथ साथ समस्या की बात यह है कि हम अशुद्धि कहां पर करते हैं। अगर इस संबंध में देखें तो साथी जितने शब्द अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सभी शब्द हैं जिनमें आप अड़ा की जगह पर ना का उच्चारण करते हैं और यह एक प्रकार की अशुद्धि मानी जाती है। अगला जो बिंदु है जिसमें हम बात करें तालब्य शाह और मूर्धन्य शाह संबंधी अशुद्धियों की बात करेंगे कि कहां पर हमें तालब्य शाह का उच्चारण करना होता है या इसे लिखना होता है और कहां पर साथियों में मूर्धन्य शाह का प्रयोग करना होता है। हम सब जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में शाह 3 प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। एक दंत शाह होता है, एक तालब्य शाह होता है और एक मूर्धन्य शाह होता है। इन तीनों शाह के विषय में अगर हम बात करें तो यह इनके उच्चारण स्थान के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि हम कौन से शाह का उच्चारण किस रूप में करते हैं। साथियों, जब हम इनकी बात करते हैं तो यहां पर पहला शाह जो आपको दिख रहा है उसका उच्चारण तालु से होता है, वहीं दूसरा शाह जो आपको दिख रहा है उसका उच्चारण मूर्धा से होता है। इनका नाम भी इसी प्रकार से है, एक को हम तालब्य शाह कहते हैं और एक को हम मूर्धन्य शाह कहते हैं। संस्कृत मूर्धन्य शाह में बहुत कम ही आते हैं। इनमें मुख्य रूप से जैसे हमने आषाढ़ शब्द का प्रयोग किया तो आषाढ़ लिखने के दौरान, बोलने के दौरान हम यहाँ पर मूर्धन्य शाह का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अगर आपको दोष लिखना है, दोष, निर्दोष जो भी आपको लिखना है वहां आप मूर्धन्य शाह का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको भीष्म लिखना है, मेष लिखना है, वृषभ लिखना है, तृषा लिखना है, मृषा लिखना है, वृष लिखना है, शिष्य लिखना है, शेष लिखना है, अवशेष लिखना है, विशेष लिखना है, अगर आपको ऐसे शब्द लिखने हैं तो इन सभी जगहों पर आपको मूर्धन्य शाह का प्रयोग करना होता है। साथियों, इसके अतिरिक्त जब भी हम बात करते हैं संधियुक्त शब्द जो होते हैं जहां पर का, ख, टा, ठ, पा, फा से पहले अगर कहीं पर मूर्धन्य शाह आता है तो उसमें भी हम मूर्धन्य शाह का अर्ध अक्षर के तौर पर प्रयोग करते हैं। यह हम संधि के नियम के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। जैसे निष्कपट की बात कर लें, निष्ठ की बात कर लें, निष्पाप की बात कर लें, निष्फल की बात कर लें, तो संस्कृत शब्दों में जब चा, छा से पहले शाह आता है तो हमेशा वह आधा तालब्य शाह में ही लिखा जाता है। जैसे हम निश्चय की बात कर लें, निश्चल की बात कर लें या फिर हम निश्चित की बात कर लें। ध्यान आपको यह रखना होता है साथियों कि अगर श्री का है तो श्री शब्द का मतलब होता है कि यह एक संयुक्त व्यंजन है और इसका मतलब आधा शाह और री का उच्चारण नहीं होता है, बल्कि तालब्य शाह में आधा सा और रा का उच्चारण यहां पर आपको करना होता है। साथियों, इन दोनों के उच्चारण में आपको अंतर को समझना होगा और इसी प्रकार से आपको अपनी परीक्षा में उत्तर सही करना होगा। अगला जो अशुद्धि संबंधी बिंदु है उसमें हम छ और छ संबंधी अंतर करते हैं। साथियों, छ जो है एक को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन है और दूसरा क्षत्रिय में जो चीज छा का हम प्रयोग करते हैं साथियों वह एक संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आता है। छा जो है जिसे हम क्षत्रिय के अंतर्गत प्रयोग करते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि आधा का और मूर्धन्य शा के साथ मिलता है। आपकी परीक्षा में अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि छ से पहले किस ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो आपको याद रखना है साथियों कि छ से पहले आपको आधा का उच्चारण करना होता है और परीक्षा में आपको यही विकल्प भी सही करना होता है। इनका प्रयोग जो अधिकांश रूप से आपको देखने को मिलेगा वह तत्सम शब्दों में ही देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि तत्सम शब्द हम ऐसे शब्दों को कहते हैं जो कि मूलतः संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं और ठीक उसी प्रकार से अब हिंदी के अंतर्गत प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। साथ ही वहीं दूसरी ओर अगर हम छ की बात करें जो कि एक प्रकार का स्पर्श व्यंजन है और जिसका उच्चारण स्थान तालु होता है, अगर हमें छल लिखना है, हमें छिन्न लिखना है, छिद्र लिखना है या छेदन लिखना है, अच्छा लिखना है, तुच्छ लिखना है, स्वच्छ लिखना है, तो ऐसे सभी शब्दों में साथियों हम तालब जिनका उच्चारण तालब्य से होता है उस वाले छा का प्रयोग करते हैं। साथियों, अगर हम छा की बात करें संयुक्त व्यंजन के तौर पर तो वहां पर छय की बात करेंगे, क्षमा की बात करेंगे, क्षण की बात करेंगे, क्षिति की बात करेंगे, क्षीर की बात करेंगे, क्षेत्र की बात करेंगे, अक्ष की बात करेंगे, कक्ष की बात करेंगे। अगर ऐसे सभी शब्द आपको लिखने हैं तो यहां पर आपको संयुक्त व्यंजन छ का प्रयोग करना है। अगली जो अशुद्धि होती है साथियों वह री और रा पर लघु ई की मात्रा के साथ होता है। साथियों, कई बार उच्चारण में लगता है कि ये दोनों आपके एक ही हैं, लेकिन इन दोनों में आपका अंतर है। जहां तक री के विषय में बात करें ऋषि के संदर्भ में तो यह आपका एक प्रकार से
मूल स्वर होता है। वहीं अगर हम रा पर लघु ई की मात्रा की बात करें साथियों, तो यह एक व्यंजन पे लगी हुई मात्रा होती है। संस्कृत शब्दों के अतिरिक्त कहीं भी री का प्रयोग आपको दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए जहां भी प्रयोग करना हो बड़ी सावधानी के साथ करें। ऋषि जो है कक्ष, ऋतु, ऋण, कृपाण आदि में प्रयोग करते हैं, जबकि वहीं पर अगर हम री की बात करें साथियों, तो कई सारे शब्दों में री का प्रयोग किया जाता है। अगर हम भ्रातृ शब्द की बात करें, मातृ शब्द की बात करें, तो ये ऋकारांत हैं। इसका मतलब है कि इनके अंत में साथियों आपको री का उच्चारण करना होता है। री यानी कि ऋषि के संदर्भ में आपको उच्चारण करना होता है। वहीं पर साथियों अगर हम बात करें कि गृह की बात कर लें, गृह की बात कर लें, ग्रह की बात कर लें, मातृ की बात कर लें, ये सब चीजें जो हैं इनके उच्चारण को भी हमें आपको ध्यान में रखना होता है। साथियों अगली जो अशुद्धि होती है वो ये और ये के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अशुद्धि करते हैं। हिंदी में कुछ शब्दों को जो हम प्रयोग में लेकर के आते हैं तो हमें पता चलता है कि कई बार हम अशुद्धि कर जाते हैं। जहां पर हमें ए का प्रयोग करना होता है वहां पर हम या का प्रयोग कर देते हैं, और जहां पर या पर ए की मात्रा के साथ प्रयोग करना होता है वहां पर हम ए का प्रयोग कर देते हैं। साथियों ध्यान ये रखना है कि इनका निर्धारण कैसे करेंगे। इनका निर्धारण करते समय आपको इनके मूल पर ध्यान देना होगा। यदि अव्यय है तो उसके लिए ए का ही प्रयोग करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि कोई भी शब्द अव्यय है जिसका रूप परिवर्तित नहीं होगा तो उसके लिए या का प्रयोग ना करके आपको हमेशा ए का ही प्रयोग करना होता है। चाहिए में ये का स्पष्ट उच्चारण होने के कारण ए ही आपको लिखना होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जहां भी आपको बहुवचन बनाना होगा, जैसे हमने गया का बहुवचन बनाया गए, तो यहां पर ध्यान रखना है कि गया का बहुवचन गए लिखना है। यहां पर ये या पर ए की मात्रा का प्रयोग करना है, यहां पर आपका ए का प्रयोग नहीं करना है। अगर हम हुआ शब्द की बात करें तो साथियों इसका बहुवचन बनाने के दौरान या का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर आप ए का प्रयोग करेंगे। अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां भी हम लोगों की वर्तनी में देखने को मिलती है। उच्चारण में भी हम इस प्रकार का दोष करते हैं। जब अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो ध्यान ये रखना है कि अनुस्वार के स्थान पर विकल्प के सामने वाले वर्ण के वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। संधि के प्रकरण में ये हमेशा आपके प्रयोग में आता है। क्या ध्यान रखना है कि यदि अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तब अनुस्वार का स्थान जो है वह विकल्प के सामने वाले वर्ण के पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे गंगा को अगर हम लिखें तो हम जहां पर जो का खा गा घा अंगा, गा का जो पंचमाक्षर है अंगा, उसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गंगा दो प्रकार से हम लिख सकते हैं, दोनों इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यदि अनुस्वार के बाद या रा लावा यानी कि कोई अंतस्थ व्यंजन आता है या उसमें या संघर्षी व्यंजन में से कोई भी आता है तो अनुस्वार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अनुस्वार ठीक अपने उसी रूप में लिखा जाता है। इसके साथ साथ साथियों हम एक और अशुद्धि करते हैं। अनुस्वार और उसके साथ साथ चंद्रबिंदु के प्रयोग में भी हम गलतियां करते हैं। हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि कहां पर अनुस्वार का प्रयोग करना है या फिर कहां पर हमें आपको चंद्रबिंदु का प्रयोग करना है। ध्यान रखना है कि यदि किसी वर्ण का उच्चारण खींच कर किया जा रहा है, सांस लंबी जा रही है, तो वहां पर हमें क्या करना है, अनुस्वार का प्रयोग करना है। यदि हल्का उच्चारण हम कर रहे हैं, हमारी जो ध्वनि है वो खिंच नहीं रही है, ऐसे में हमें चंद्रबिंदु का प्रयोग करना होता है। अनुस्वार लगाने से वर्ण सामान्यतः शुरू होते हैं, लेकिन चंद्रबिंदु जो होता है उनकी मात्राओं को देखेंगे आपकी अंत में प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः शब्द के पीछे वाले हिस्से पर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुस्वार वाले शब्दों की अगर हम बात करें साथियों तो कुछ आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिसमें अंक की बात करेंगे, बंक की बात करेंगे, हम पंख की बात करेंगे, दंत की बात करेंगे, रंग की बात करेंगे। वहीं अगर हम चंद्रबिंदु वाले शब्दों की बात करें साथियों तो उसमें आपका गेहूं हो जाएगा, हंसना हो जाएगा, पहुंचना हो जाएगा, संवारना हो जाएगा। ये ऐसे शब्द हैं जहां पर हमें चंद्रबिंदु का प्रयोग करना होता है और अनुस्वार से काम नहीं चलता है। साथियों कुछ शब्द यहां पर आप सभी को इस समय स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिसमें हमने प्रयास ये किया है कि आपको शुद्ध और अशुद्ध के विषय में बता दें। आपके स्क्रीन पर एक तरफ दिख रहा है अशुद्ध वर्तनी और दूसरी तरफ उनके शुद्ध वर्तनी दी गई। साथियों अनुग्रह का शुद्ध वर्तनी आप देखेंगे तो अनुग्रह होता है, साप्ताहिक का साप्ताहिक होता है, रचयिता का रचयिता इस प्रकार से लिखा जाता है, अनुग्रहित का अनुग्रहित लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे अनुग्रहित अनुग्रहित पहली वाली जो वर्तनी आपको दिख रही है उसमें हम रा का प्रयोग किया है, जो अशुद्ध है। री का उच्चारण यहां पर सामान्य रूप से आपको करना चाहिए था। ठीक इसी प्रकार से क्षत्रिय
और क्षत्रिय में आपको ध्यान रखना है कि कहां पर हमें दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग करना है, कहां पर लघु ई की मात्रा का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से पृथक दिया गया है, पृथक है, सृष्ट है, प्रेमचंद्र है, दयनीय है, निछावर है, कुछ शब्द और उनकी शुद्ध वर्तनी आपको दिख रहे हैं। इस प्रकार से आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। साथियों, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप द ऑफिस एकेडमी को इंस्टॉल करके ई बुक के सेक्शन में जाकर के आप इसके पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं और आप समझ पा रहे होंगे कि अलग अलग परीक्षाओं के अंतर्गत ये शब्द और इनसे संबंधित शुद्ध वर्तनी आप सभी से पूछा गया है। साथियों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें इस विषय में जरूर बताएं और साथ ही साथ साथियों हमें यह भी कमेंट करके बताएं कि आप अगले किस टॉपिक पर हमसे वीडियो की अपेक्षा करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो टॉपिक है, यह जो वीडियो हमने किया है, यह आपकी न केवल वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनको सही करेगा, बल्कि उच्चारण में भी आप इन्हें प्रयोग में लेकर के आएंगे और परीक्षा में अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो साथियों आप बेहतर प्रयास कर पाएंगे और सही उत्तर कर पाएंगे। एक एक करके हमने आपको सभी शब्दों के विषय में बता दिया है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन द ऑफिसर एकेडमी पर आना पड़ेगा। अंत में आप हमें हमारे प्रयास को जरूर सराहिएगा। हम आपसे एक कमेंट की अपेक्षा करते हैं। साथियों, आप अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी के लिए द ऑफिसर एकेडमी के अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सारा मिलाकर के द ऑफिसर एकेडमी का प्रयास आपको कैसा लगता है हमें इस विषय में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।